खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरफ मीद भट्टी साहब, मैं हूँ सईद काजी। कुछ खबरें। 18वीं तरमीम का जिक्र बार बार हो रहा है। हालांकि आज इसहाक डार साहब ने अपनी तकरीर में पार्लियामान में इसको कहा, शद्दोमत से कहा कि जी ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है, मगर इस पर बात करते हैं, इसके हुस्न क़ुबा पे बात करते हैं। असूली तौर पर तो इसकी मुखालफत कोई भी नहीं कर रहा, मगर सवाल यह है कि 18वीं तरमीम के बाद कौन सा कराची पेरिस बना है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि तरमीम गलत थी, उसका इस्तेमाल क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुए फंड्स, क्या कैपेबिलिटी थी उनके पास, या फिर ये खाने पीने का ही सिलसिला रहा। इस पर भट्टी साहब आपसे बात करेंगे। साइफर केस अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इसका इस हवाले से इंतहाई पोल्स अपार्ट है जो राय अगर हम वकला की देखें खान साहब के, तो वो कहते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ IMF के प्रोग्राम के बाद से कहा जा रहा है कि एनालिसिस में कि 41% तक महंगाई बढ़ चुकी है। इस पर बात करेंगे। इजराइल और हमास में जंग बंदी का मुआहदा होने का दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। जैसे हमने कल कहा था भट्टी साहब कि बहुत बड़ा माल है, 211 या 210 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस है वहाँ पे। तो हम तो बहुत गले काटेंगे इस माल के लिए, क्योंकि हम गले माल के लिए काटे जाते हैं। भट्टी साहब ये बिल्कुल ठीक है, और हम जरदारी साहब को सलाम पेश करते हैं कि 18वीं तरमीम की हमने अपने इख्तियारात दे दिए। ओ भाई दे तो दिए, वो जो इख्तियारात सेंटर से चले थे वो सूबों में पहुंचे, सूबे पेरिस बन गए। भट्टी साहब जो मैं नहीं कहता इसे खत्म करें ना, हमारा मनसब है, मगर अमली तौर पर बताएं मुझे क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अख्तियार खुद ही दिए खुद ही रख लिए। क्या आसफ अली जरदारी सब सदर पाकिस्तान थे, उन्हें इम्यूनिटी हासिल थी कि किसी भी करप्शन के केस में उन्हें नहीं गिरफ्तार, इसलिए वो सदर बन गए। उसके बाद गुजारिश ये है कि 18वीं तरमीम हुई, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने बल्दियाती सतह पर, लोकल सतह पर लोगों को वो मसाइल का हल दिया जो 18वीं तरमीम का मकसद था? पैसा तो आपने, गिरफ्त तो आपने अपनी रखी, आपने तो आम आदमियों तक उसके समरात जाने ही नहीं दिए। पानी खरीदना पड़ता हाइड्रेंट से। भट्टी साहब जिस आप राइट्स की बात करते हैं, जिस मुल्क में साफ पानी ना हो, तालीम ना हो, सेहत ना हो, रोजगार ना हो, तो गुजारिश ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि 18वीं तरमीम कोई ख़त्म करेगा, क्योंकि इसमें एक है कि फेडरल के पास पैसे नहीं रहते, तो अब इलेक्शन में बयानियाँ किसी के बन नहीं रहा। कभी एक बात पकड़ते हैं, इसीलिए आप बिलावल भुट्टो आजकल बुज़ुर्गों से बड़े खफा नज़र आते हैं कि जी पुरानी जनरेशन ने तबाह कर दिया। यार आपके वाला साहब भी बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग होना तो इस्लाम में मना नहीं है। भट्टी साहब ये नूरा कुश्ती तो नहीं है? नहीं है नूरा कुश्ती कि जनाब नहीं, हम नई नस्ल आ रहे हैं, हम बड़े नेक हैं, परहेजगार हैं। एक तो बताएं नई नस्ल क्या आ रहा है? क्या बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी जो कि नहीं किसी भी, क्या उनके लिए कोई मुश्किलात हैं इलेक्शन कैंपेन में? एक बात बताएं, सिंध में वो कर रहे हैं, पूरे मुल्क में चला रहे हैं, नूरा कुश्ती है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस दफ़ा बारी बज़ाहिर बादिउल नज़र में आज तक मुस्लिम लीग नून के पास जाएगी, जो लंदन प्लान कहा जाता है। बट साहब मैं एक बात करने लगूँ, अगर बुरी हो तो काट दीजिएगा। बात यह है कि सब इनको तरफ देख रहे हैं, सब कुछ इनके पास है, अवाम कंड कर ली है, उधर की करिए। देखिए काजी साहब, मैं बताऊं, पाकिस्तान में जो सबसे गैर ज़रूरी चीज़ है वो अवाम है। पॉलिटिशियन नाम उनका ज़रूर लेते हैं, इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। जमहूरियत का मकसद ही इन्होंने फोत कर दिया जब से विरासत ले आए हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब, बेनज़ीर साहब, आसफ अली जरदारी, बिलावल, इसी तरह मुस्लिम लीग नून में चले जाएँ, मौलाना फजलुर रहमान चले जाएँ। पहले पाकिस्तान में जमहूरियत तो लाएँ, फिर वो उसको थोड़ा सा बना लेना, पार्टियों में तो ले आएँ। मौलाना फजलुर रहमान आपको पता है फिर 5 साल के लिए हो गए सदर, या पता नहीं क्या बन गए। तो काजी साहब इस मुल्क में, अच्छा ये बताएं कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का कोई मेंबर उठकर कह सकता है कि जनाब मैं आपसे एग्री नहीं करता, मुस्लिम लीग नून हो, PPP हो या इवन PTI हो? काजी साहब एक पिंड के चौधरी ने पंचायत बनाई, हमारे एक दोस्त हैं काजी साहब, वो बताते हैं, वो पिंड के चौधरी ने डांग हाथ में पकड़ी हुई थी, बेचारे सारे गरीब आदमी सामने बैठ गए। उन्हें क्या, मैं फैसला किया अज तो बाद जो मैं कहांगा वही होएगा। एक बंदा उठा, उन्होंने ना कहा चोई साहब ਇਹਦਾ मतलब की है, उन्हें डांग सिर के ਉਹਦੇ मारी, कहता और किसी ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ है? साहब ने कहा नहीं माई बाप, जो तुसी कहो वही कानून है, वही आइन है, वही सुप्रीम कोर्ट है, वही हाई कोर्ट है। तो लिहाजा इस मुल्क में काजी साहब आइन और कानून की अब मिसालें कम से कम मैं तो नहीं सुनने पे राजी। इस मुल्क में लाडला है। अच्छा, मैं बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, मरकजी रहनुमा, लॉ मेकर जनाब हनीफ अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हनीफ भाई साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। हजूर लॉन्ग टाइम नो सी, यू नो,
तो चलें, मुलाकात तो हुई आपसे। हुजूर, एक छोटा सा सवाल मैं आगाज़ करता हूँ, फिर आपसे बात करेंगे भट्टी साहब भी। ये अभी इलेक्शन का मैदान तो सज रहा है, लेकिन वो एक पुरानी गर्दान जो हम सुनते आए हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड, अब नया लफ्ज़ आ गया है। अब सवाल ये है कि फिर अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं तो कोई कहेगा 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के डब्बे खोलो, उसी लड़ाई में घूम कर वो वापस हम आ रहे हैं। क्या नजर आता है आपको? अब तो आपकी साबका हरीफ भी यही कह रही है कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है हमारे पास। जनाब हनीफ अब्बासी साहब। काई साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड मेरी आवाज आ रही है आपको काई साहब? जी लाउड एंड क्लियर। बस मैं पहले तो आप पहले सुन लेना जी। पहले आपको बहुत सलाम मोहब्बत और आरिफ हमीद भट्टी साहब को ख़ास तौर पे ये मेरे मुश्किल वक्त में मेरे पास आए चल के, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और आज इनको ये खुशी होगी कि अगर ये मेरे पास गए थे तो इनको आज सर फ़ख्र से बुलंद भी होगा और शर्मिंदगी नहीं होगी कि जिस शख्स को ये जेल मिलने गए थे, आज अल्लाह ताला ने उस पर अपना रहम और करम फरमा के उसको इनोसेंट साबित कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। भट्टी साहब का मुझे वो वक्त याद है, तो मैं स्पेशली उनका और आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, दोनों का। तो अब मैं आपने जो सवाल किया उसका जवाब मैं देता हूँ कि आपने कहा कि फिर यही होगा। कौन सा इलेक्शन है जिस इलेक्शन में ये नहीं होता? मैं काजी साहब आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि इस वक्त मुल्क के अंदर, जैसा मैं इलेक्शन जीतता था ना जी, कभी भी जब भी इलेक्शन जीता हूँ तो मुझे पता होता था ये मेरा मुखालिफ वोटर है, लेकिन जब वो मुझे मिलने आता था तो मैं ये नहीं कहता था कि भाई बाहर चला जा, तुम्हें वोट नहीं देता। हम उसको गले से लगाते हैं। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, अगर इसी बहस के अंदर हम रहे और कानून और आइन को हमने पामाल करते हुए आगे चलना है और इलेक्शन के बगैर चलना है, तो शायद दुनिया हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी ने पकड़ के जाके तो वज़ीर आज़म बना देना है, किसी ने पकड़ के जाके तो वज़ीर आला की कुर्सी पर बिठा देना है। ये वोट डब्बों से हमारे हक में निकलेंगे, गिने जाएंगे, उसके बाद हम वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। अच्छा, ये जब हम कहते हैं कि हम वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं तो हर बंदा क्वेश्चन करता है कि इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप क्यों कहते हैं? तो भाईजान, जो भी टीम मैदान में निकलती है, क्या वो हारने के लिए निकलती है? क्या वो कहती है कि हम हार जाएंगे? ये तो नहीं होता। फिर पल्स भी होती है लोगों की, फिर हालात भी होते हैं। इस वक्त जो मारूजी हालात हैं, या मियां नवाज शरीफ के आने के बाद और 21 अक्टूबर का जलसा जो मैंने अपनी आंखों से मोटरवे से रावलपिंडी से चलते हुए देखा है, रिंग रोड, मुल्तान रोड, अपना कालाशाह काकू और फिरोजपुर रोड, ये सारा जैम पैक हमने देखा है। लोग तो पहुंच ही नहीं सके, कई हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पहुंच भी नहीं, बल्कि लाखों की तादाद में लोग वहाँ नहीं पहुंच सके। कहने से मुराद ये है कि अब इलेक्शन होने दें। इलेक्शन के अंदर किसी इलेक्शन में भी मैं कहता हूँ कि बाहर से आके कोई दुनिया का दूसरा मुल्क भी पाकिस्तान का इलेक्शन करवा देगा ना, बड़ा गैर जानबदार भी आके, तो हारने वाला कहेगा कि मैं अपनी हार को तस्लीम नहीं करता। तो इसलिए कोई लाडले वाली बात नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है। जो हमारे साथी हैं, जो हमारे साथ रहे हैं इलेक्शन अपना इसके इत्तेहादी हुकूमत के अंदर, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनका नाम है, उनके बारे में मैं बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैंने कहा जी, बसों के पीछे लिखा होता है काजी साहब, मेहनत कर हसद ना कर। आप भी मेहनत करें, आपके साथ हम मुकाबला करेंगे। आप जीत गए, हम आपके गले में हाथ डालेंगे। अगर हम जीत गए तो इसको कबूल करें। अब मुल्क बार बार इन तमाशों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि आप कहें जी मैं धरना देने जा रहा हूँ जी, मैं पहले मुझे पता चल गया मैं हार गया हूँ, तो इस तरह तो लोग आपको वोट ही नहीं देंगे। आप इस तरह कैंपेन करें कि हम जीत रहे हैं, सिंध पूरा जीत रहे हैं, जनूबी पंजाब जीत रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कैंपेन कैसे करनी है। फ्रंटियर जीत रहे हैं। इसी तरह अब हम तो कैलकुलेशन की बुनियाद के ऊपर कहते हैं कि बलूचिस्तान में नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है। कैलकुलेशन आपके सामने है। बड़े जितने लोग वहाँ से इलेक्टेबल हैं या इलेक्शन जीतते हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में शामिल हो रहे हैं। इसी तरीके से केपी के अंदर हम अलाइंस बनाकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। सिंध में हो सकता है हम हुकूमत बना लें, हो सकता है पीपल्स पार्टी हुकूमत बना लें। मरकज़ के अंदर हम पंजाब के बलबूते पे, बलूचिस्तान के बलबूते पे, हज़ारा के बलबूते पे, केपी की चंद सीटों के बलबूते पे हम ये कह रहे हैं, इवन सिंध से हमारा जिनके साथ अलाइंस हुआ है MKM के साथ या GDA के साथ या जिसको और किसी पीर पगाड़ा ग्रुप के साथ, कन्वेंशन मुस्लिम लीग के साथ, तो सीटें निकलेंगी। हाँ, सीटें कैसे निकलेंगी काजी साहब? सीटें आपकी हर वो सियासी पार्टी जो यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर उसकी ऑर्गेनाइजेशन मजबूत है,
वो जाएंगे अपने लोगों के पास, वोटर को निकालेंगे, पोलिंग स्टेशन पर लाएंगे, डब्बों से वोट निकलेंगे, तो हम जीत जाएंगे। अगर हम हमारे डब्बे से वोट ना निकले, आपके डब्बे से वोट निकले, तो आप जीत जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंबी चौड़ी। हनीफ भाई साहब, एक तो आपने बहुत बुरा वक्त गुजारा और अल्लाह ताला ने सरखुरूब किया। मुझे याद है हमारी भतीजी उधर जॉब करती थी, उसे भी अस्पताल से चेंज कर दिया गया। जज़ाकल्लाह। आज मैं बट साहब आपके पास में क्या अब हनीफ अब्बासी साहब चाहेंगे कि अब सियासत में नफरत को खत्म करके खिदमत की जाए, अवाम पे एतमाद किया जाए, ये रविश खत्म होनी चाहिए कि नहीं? हनीफ अब्बासी साहब ने, मैं जानता हूँ, एक नजायज केस में ना हक सजा काटी, इवन के उनकी साहबजादी जो हमारी भी भतीजी है, ये जाती इंतकाम कब निकलेगा सियासत से? मैं भट्टी साहब बिला खौफ व ख़तर आपकी बात से इत्फाक करते हुए, पहले मैंने अपने इंट्रो में क्या कहा कि जब हम इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो हमें नहीं पता था इस गली से कितने वोट आन देता है कि नहीं देता। तो अगर जब हम जीत जाते हैं तो जब हमारे घर में वो आता है हम गले से लगाते हैं। एक, हम माँ बहन बेटी के तकद्दस को कभी पामाल नहीं करना चाहते, मैं तो किसी सूरत नहीं करना चाहता जी, मैं आप, लेकिन ये थोड़ा सा भट्टी साहब सब्र से इस बात को सुनना पड़ेगा। 2003 में हम MNA बने, किसकी हुकूमत थी? काफ लीग की हुकूमत थी, हम अपोजिशन में थे, लेकिन हम बोलते भी थे टीवी के अंदर, असम्बली के अंदर भी बोलते थे, जाते थे, मिनिस्टर्स के दरवाजे खुले होते थे, प्राइम मिनिस्टर का दरवाजा खुला होता था। एक रवादारी थी, एक वजादारी थी। इवन MQM के खिलाफ मैं बहुत बोलता था, लेकिन होता क्या था, कराची में जब जाता था तो उसमें से हैदर अब्बास रिजवी या बाबर गौरी मुझे कहता था तेरी 5 फुट 8 इंच की बोरी लाऊं या भाभी के हाथ की बनी हुई हलीम खाएगा, ठीक है जी। वो यहाँ आते थे तो 20 MNA होते थे, मैं उनको मोनाल पे ले जाता था, उनको खाना शाना खिलाना, दोस्तों को गपशप लगानी। 2008 में दोबारा MNA बने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वही वजादारी, वही रवादारी। 2013 में क्या हुआ? यकायक सारी रवादारी बदल गई, सारी वजादारी बदल गई। इलेक्शन के दौरान झगड़े होना शुरू हो गए, कत्ल होना शुरू हो गए, माँ बहन बेटी के तकद्दस को पामाल करना शुरू कर दिया। आपने जिस वाक़े का जिक्र किया, मुझे उसमें मैं नाम लिए बगैर कहूँगा, मुझे नहीं ये ज़रूरत कि अगर एक शख्स मौजूद ही नहीं तो मैं उसकी बात करूँ। आपने बात कर दी, आपके मुँह से ज़्यादा अच्छी बात लगी। उस MS को शाबाश दी गई, बेटियाँ सबकी साझी होती है ना, तो उस MS को शाबाश दी गई कि वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया। और किसने की? जो सबसे हाई फाई हमारा ओहदा होता है, वहाँ पे जो शख्स प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे था, उसने दी, उस MS को शाबाश दी। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी का बदला किसी, जिस MS ने किया उसकी 4 बेटियाँ हैं, खुदा की कसम मैंने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं कि वो किस हाल में है, वो भी डॉक्टर्स हैं, अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे। लेकिन हमारा वो आप वाली बात बिल्कुल ठीक है, इस रविश को ख़त्म होना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस मुल्क और कौम के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, मुझे हदीस मुबारक का सही मफहूम नहीं आता, तो मेरा काम नहीं है कि मैं जलसे में खड़ा होकर या अपने सादकाबाद डोक खबा डोक काला खान या सेटेलाइट टाउन में कहूँ हदीस का मफहूम बयान करना है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मेरे पास ना मैं हदीस मुबारक के बारे में मैंने कोर्स किया हुआ है, ना मैं कोई शेखुल कुरान हूँ। तो मुझे चाहिए कि मैं झूठ से परहेज़ करते हुए, इस्लामिक टच दिए बगैर, मैं ज़रूर इतना ज़रूर दूँ कि मुझे बिस्मिल्लाह भी आती हो, मुझे दुरूशी भी आता हो, मुझे नमाज भी आती हो, मुझे कलमे भी आते हों, आयतुल कुर्सी भी आती हो। ये बड़ा जो बुनियादी चीज़ें हैं मुसलमानों की, वो आनी चाहिए। लेकिन बार बार मैं जाके तो मफहूम बयान करना शुरू कर दूँ तो मेरे मुंह से गलती निकलेगी, और गलती की गुंजाइश निश्ता होती है दीन के अंदर। बाकी सियासत के अंदर आप गलतियाँ करती हैं, गलतियों को सुधारा जा सकता है। मेरी सिर्फ गुजारिश इतनी है कि हम सच बोलें कौम के सामने, झूठ ना बोलें, और कोशिश ये करें। मैं फिर 2017 में आ जाऊंगा। 2017 का चलता फिरता पाकिस्तान, चलता फूलता पाकिस्तान, जब हमने उसको डिट्रैक किया तो फिर बहुत सारे तजर्बात हुए। उन तजर्बात की रोशनी में आज हम कहाँ खड़े हैं आप भी जानते हैं। दिल पे हाथ रख के आप भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूँ। आज आप इस इलेक्शन को होने दें। इलेक्शन अगर ना हुए खुदा ना खास्ता, या इलेक्शन देर से हुए, तो ये मुल्क इलेक्शन की देरी से मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अच्छा। और सबको मौका दें जो आए। मैं अपना सियासी मुखालफ, मैं एक बात काई साहब, एक बात प्लीज मुकम्मल करें। मेरा 2018 का इलेक्शन था, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर कहने लगा। चले, मैं ये कभी अपने वोटर से वोट मांगते हुए मैं कभी किसी से कसम नहीं लेता। अगर किसी ने किया तो मुझे सुन रहा होगा, मेरे मुंह पे आके थूके। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर कहता हूं कि शेख शी ने कहा हनीफ अब्बासी जेल में जाएगा तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा।
और जब मैं जेल में गया तो उसने कहा कि 6 साल तक ये बाहर नहीं आएगा। मुझे किसी ने पूछा, जब बरीयत हुई मेरी, ये पिछले दिनों में, मैं लाहौर में ही था, लाहौर हाईकोर्ट लाहौर बेंच था, तो उसमें जो उन्होंने मुझे तमगा दिया वो बार बार मैं यहाँ दोहरा नहीं सकता, आप खुद किसी वक्त उस डिटेल जजमेंट को पढ़ लीजिएगा। लेकिन मुझे किसी ने पूछा कि तू क्या, जैसे अभी भट्टी साहब ने फरमाया, तो मुझे उसने कहा, मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि शेख रशीद खुदा ना खास्ता उसे कोई हादसा पेश आ जाए या वो इलेक्शन से दूर हो जाए या उसकी टांग टूट जाए। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं है, वो हमेशा सोचता रहा है। लेकिन मेरी पॉजिटिव सोच ने आज लोगों के अंदर मुझे इज्जत दी है। मैं चाहता हूं कि शेख रशीद साहब मैदान में मौजूद रहें। हनीफ अब्बासी अल्लाह के फजलो करम से अपनी ज़ात, अपनी औकात कुछ भी नहीं है। हमने 11 महीनों में फांसी की काल कोठरी में गुजारे हैं, लेकिन अल्लाह ने इतनी इस्तेकामत, भट्टी साहब आप मुझे मिले थे, इतनी इस्तेकामत, मेरे चेहरे पे किसी जगह आपको खौफ नज़र आया हो, ये उसकी देन है। ये आधे घंटे की पनाह मांग के मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता वो इलेक्शन लड़ें, मैं भी इलेक्शन लड़ूं। जिसको लोग वोट देंगे वो कामयाब हो जाएगा, जिस पे अल्लाह का खास करम हो जाएगा। अल्लाह ने करना होता है, मोड़ना होता है, सारा अल्लाह में सारों का होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में उसको इल्म होता है कि सच क्या और झूठ क्या है, सारी बातों का इल्म होता है। तो वो चाहता है कि चले मेरा बंदा किसी मखलूक की खिदमत कर रहा है, करता रहे बस। ठीक। अच्छा अब्बासी साहब, आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, इसी तरह बाकी पार्टीज के भी लोग आप एक तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके सियासी इख्तलाफात हैं, मंशूर के इख्तलाफात हैं, ये होते हैं आपस में। मगर क्या आप ये समझते हैं कि इस निगरान हुकूमत में एक पार्टी के साथ जो सलूक हम देख रहे हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो बाहर आ जाते हैं, ना हो तो ये निगरान हुकूमत, और फिर आपके लिए ये मुश्किल इसलिए है कि आपके सियासी मुखालिफ जोड़ रहे हैं निगरान हुकूमत के इक़दाम को, भले हैं या नहीं हैं ये तो तारीख बताएगी। तो ये जो केसेस हैं, 100-200 केसेस एक पार्टी पे, और जी बल्ले का निशान आना है नहीं आना, तो डू यू थिंक कि आप एज अ पॉलिटिकल वर्कर आपका क्या रिएक्शन है? मैं देखें काई साहब, पहली बात तो ये है, शाखे नाजुक पे आशियाना बनाना ही नहीं चाहिए, कभी शाखे नाजुक पे आशियाना नहीं बनाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि क्या ये हम स्टील के बने हुए थे और ये कोई ग्राफ्ट के बने हुए हैं, यानी कोई अपना इनका बदन जो है वो बड़ा नरमो नाजुक है और हमारा स्टील का, लोहे का बना हुआ था। कुछ सब्र कर लेना, कुछ 4 दिन। देखिए इस रास्ते में जब आप आते हैं, कदम रखते हैं सियासी, आप देखें ना, आप पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। आपका काम है मुआशरे की जो बुराइयां उसको उजागर करना, जो खराबी हैं पॉलिटिकली, मुल्क जहां ठीक जा रहा है नहीं जा रहा उसको आप बयान करते हैं। आपका काम ये नहीं है कि आप बाहर निकल के तो कहें जी हाँ जी मैं खिदमत करूंगा, बेशक मेरे घर से मसाइल पैदा हो जाए, मैं गरीब हो जाऊं, मैं मारा जाऊं, जो मर्जी हो जाए, लेकिन मैं अपनी कौम के साथ खड़ा हूं, अपने लोगों के साथ खड़ा हूं। इनको क्या हो जाता है 10-10 दिन बाद, 11-11 दिन बाद? हमें तो 25-25 साल कैद हुई है, किसी को 10 साल कैद हुई है, किसी पे 15 किलो हीरोइन डली है। ये तो किसी जी कोई नहीं है। इस रास्ते में मुश्किलात हैं, मुश्किलात का सामना करना इनको चाहिए। हम तो आज आधे घंटे की आजमाइश की पनाह मांग के ये बात करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो हम पे गुजरी है वो इन पे भी गुजरे, लेकिन अगर आ ही गए हैं, जैसे मैं एक मिसाल, काजी साहब जरा उस वीडियो को निकालें, जब मुझे 25 साल कैद हुई तो क्या 5000 लोग जो वहां पे कैलकुलेटेड इकट्ठे थे और मुश्तइल थे, क्या मैंने वो ये नहीं कहा कि जो मुझे जाने देगा मेरा दोस्त, जो नहीं जाने देगा मेरा दुश्मन? क्या मैंने उस वक्त अदालत को आग लगाने के लिए कहा, उसके बाहर दफाई तनसीबात थी, क्या उस पर चढ़ दौड़ने के लिए कहा? मुझे पता था कि जिस निज़ाम ने मुझे सजा दी है, इसी निज़ाम ने मुझे रिलीफ देना है। मुझे बरतानिया और अमेरिका से रिलीफ नहीं मिलेगा, इसी निज़ाम से रिलीफ मिलेगा। तो हो गई, अब चलते हैं नहीं वो बासी। अल्लाह को जो मंजूर होगा, इनर सेटिस्फाई होना चाहिए। मेरा इनर सेटिस्फाई था तब कट गई। अगर मेरा इनर सेटिस्फाई ना होता तो मैं एक दिन भी जेल में ना काट सकता, मेरे लिए मुश्किल हो जाता, शायद मैं जेल में जिंदा ही वापस ना आता। तो मेरी बात बड़ी आजाना, कोई बात नहीं। अब क्यों कहते हैं चीख चीख के आप कि मुल्क उठो, मुल्क को आग लगा दो? चीख चीख के किसने कहा? देखिए ना, एक आप आते हैं, एक शख्स को कहते हैं कि इसको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूं, मैंने आर्मी चीफ नहीं बनने देना, मैंने इसको चीफ जस्टिस नहीं बनने देना। अब वो दोनों बन गए। अब मुझे बताएं, ये रविश अच्छी थी कि एक शख्स जो पिंडी से ताल्लुक रखता है वो कहता है उठो इस मुल्क को आग लगा दो, आग लगाओगे तो आपके बच्चों के मसाइल हल होंगे। दूसरी बात, जब मुश्किल आती है तो वो कहता है ये मेरा ससुराल भी है जेल, और जो हथकड़ी मेरा जेवर भी है। तो भाईजान ससुराल आप भी जाते होंगे, और मुझे उम्मीद है भट्टी साहब भी जाते होंगे, मैं भी। तो ससुराल तो हमेशा खुशी खुशी से गए हैं कि भाई ससुराल जा रहे हैं, ससुराल जाने में क्या प्रॉब्लम है?
और नहीं पासी साहब, आपको भूल गए हैं, आपने मुझे चाय पिलानी थी वो नहीं पिलाई, अल्लाह आपके और रिस्क में इजाफा करे। हम थोड़ा सा आते हैं, हमने बहुत नफरतें बांट ली, इस मुल्क में खानदानी दुश्मनी हो गई। क्या इन नफरतों का सियासी इंतकाम का सिलसिला रुकना चाहिए कि नहीं? मैं हनीफ अब्बासी के अंदर से पूछ रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून छोड़ दें फिलहाल। मैं अपने भाइयों से क्या, मैं अपनी कौम से क्या, मैं किसी के सामने वो नंबर 2 बात कर ही नहीं सकता कि ऊपर कुछ हो अंदर कुछ हो। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। हम चीख चीख के कहते थे, चीख चीख के लीडर ऑफ द अपोजिशन याद कराना जरूरी है ना। मैं अब भी कहता हूं, मैं आपकी बात पे इत्तेफाक करूंगा, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन कहता था कि मुल्क मुश्किल हालात से गुजरे हैं, जिसका नाम शहबाज शरीफ है, आए प्राइम मिनिस्टर, हम बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं। इवन आपको पता है बहुत बड़े बड़े जो मुल्क के ऊपर इश्यूज आए, उसके ऊपर उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर कहता था मैंने चोरों के साथ नहीं बैठना, मैंने डाकुओं के साथ नहीं बैठना। खुदा के लिए जब मुल्क चलाते हैं तो नफरतों को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है, देखिए मैं खुद FC कॉलेज से लेके आज तक अच्छी स्पीच कर लेता हूँ, मैं खुद अपनी चले तारीफ खुद ही कर लेता हूँ, मुझे पता है मैं अच्छी कर लेता हूँ। तो मुझे कौन सी स्पीच अट्रैक्ट करेगी? जो अच्छी होगी, बेशक बड़े से बड़ा लीडर क्यों ना हो। आप अगर मियां नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर वाली स्पीच को उठाएं और उसको दोबारा सुने, यकीन माने मैंने एक एक लफ्ज सुना है, वो एक बड़े बंदे की बड़ी स्पीच थी, एक स्टेट्समैन की स्पीच थी। मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से जब उनको इक़्तिदार मिलेगा, मुझे उम्मीद है जैसे उनको जिस तरीके से रुस्वा किया जाता था, गालियां दी जाती थी, क्या उसने गाली के बदले में गाली आज तक उसके मुंह से आपने सुनी? मैं गुजारिश करता हूं, सिर्फ गुजारिश करता हूं, जब आपको पकड़ा गया हम कहते नहीं, मैं उसी तरफ अगर आप कहते हैं तो मैं दूसरी तरफ भी आता हूं, मैं दूसरी तरफ भी आता हूं। राना सनाउल्लाह पे हुआ, हमने कहा ये गलत हुआ है। उस दौर में आप दौर के प्रोग्राम निकाल लीजिएगा, उस दौर पे भी मेरे पे पाबंदी रही। मैं कह रहा था कि इत्तेसाब यकतरफा हो रहा है, लेकिन अब जो हो रहा है मैं इसको कैसे ठीक कर दूं? अगर कल मैं कहता था वो गलत हो रहा है, नजायज लोगों को बंद ना करो, इंतकामी कार्रवाई ना करो, आज उससे ज्यादा शिद्दत हो रही है। अच्छा, तो मैं हनीफ करूंगा, वो आपकी बात करेंगे। सुने ना मैं कब कह रहा हूं जो हो रहा है। फिर मैं तो सियासी मैदान की बात कर रहा हूं ना। बट साहब समझने की कोशिश करें ना कि अगर मैं वहां से भाग जाता या मैं लेट जाता, रोना शुरू कर देता कि मैंने नहीं जाना, तो क्या मैं जेल ना जाता उस वक्त? होता क्या है, ये ज्यादती क्या है? आपके खिलाफ हमारे खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर आए, हमारे पास नामूसे रसालत वाली FIR 2006 वाली 6 दहशतगर्दी के मुकदमात। हम कोशिश करते थे कि पुलिस के हाथ ना लगे, लेकिन जब पुलिस सामने आ जाती थी, घर में दाखिल हो रहे हैं, पुलिस वाला आ गया, मैंने कहा बैठ यार, मैं कपड़े चेंज कर लूँ। अगर मैं दरवाजा अंदर से बंद कर लूंगा तो पुलिस दरवाजा तोड़ेगी, अगर मैं गाड़ी का अंदर से लॉक कर लूंगा तो शीशा तोड़ेगी। मेरा कहने से मुराद ये कि ये जो कुछ हो रहा है, आपने अदालतों के अंदर से, जैसा कहते थे ना अदालतें आपको फैसला देंगी, तो अदालतें फैसले दे रही हैं ना। आप आज भी फैसला उन्होंने अदालत ने दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाया है। अब हमें अदालतों की तरफ तो देखना पड़ेगा ना, हमारे पास आइन भी मौजूद है, कानून भी मौजूद है, जैसा भी है इसकी पासदारी भी करनी है, इसके मुताबिक चलना है। अगर मैं आज भाग गया होता, आज मैं फेस ना कर, मैं 12 साल इस कर्ब से गुजरा हूं भट्टी साहब, 12 साल के बाद अदालत ने लिखा कि पॉलिटिकली अपना मोटिवेटेड पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल वेंडेटा और फॉल्स केस, ये पढ़ ले जजमेंट। ठीक है सर, मेरा कहने से मुराद ये कि मैं बिल्कुल इस चीज़ के हक में नहीं हूं किसी के साथ नाजायज़ किया जाए, लेकिन इन PTI वालों से मेरी गुजारिश एक आपके ज़रिए ज़रूर होगी, खुदा के लिए भागो नहीं, आओ आके जब आप प्रेस के सामने गिरफ्तारी देते हो, घर के सामने गिरफ्तार होगे, तो फिर आप मिसिंग पर्सन में नहीं आओगे ना, फिर आप आराम से पुलिस के सामने गिरफ्तार हुए हैं, झूठा है सच्चा है। देखिए ना, 302 का मुकदमा 2005 में जिस शख्स ने मेरे पे बनाया, मैंने उसको अपने घर में बैठ के फेस किया, अल्लाह ने उससे निकाला। 2013 के इलेक्शन में 6 दहशतगर्दी के मुकदमात करवाए, ये मुकाफाते अमल समझ लें भट्टी साहब, इसमें मेरा कसूर कोई नहीं है। ना मैंने इमरान खान के खिलाफ कोई FIR करवाई है, ना शेख रशीद के खिलाफ कोई FIR करवाई है, ये सारे मुकाफाते अमल हैं। मैं बैठा हूँ अडयाला जेल में, मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेल होती है, तो वहाँ से एक फ़ोटो बाहर आ जाती है, आपको पता होगा, याद होगा आपको, और वो फ़ोटो जब बाहर आती है तो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि इसको यहाँ से उठाकर तो अटक जेल ले जाओ। तो मेरा कसूर कोई नहीं था, मैं कोई ऊपर से तो नहीं आया था, इजाज़त लेके मैं उस कमरे में आया था अपने लीडर को सी ऑफ करने।
तो मुझे सुबह 4 बजे उठा के डाला अटक जेल में 6x6 के सेल में रखवाया गया। अब मुझे बताएं, मैंने ना इमरान खान के लिए बदवा की, मैंने कहा था इमरान खान को 9 मई करने के लिए। भट्टी साहब जरा गौर करें, गौर, ये बड़ी प्यारी बातें हैं, मीठी मीठी बातें हैं। दफाई लिहाज से मैं 3 मुल्कों की मिसाल देता हूं, शाम और बल्कि इराक और लीबिया। इनके पास डॉलर मेरे और आपसे बहुत बड़ ज्यादा थे, तेल भी था वहां पे, वो इस्तेमाल की आंखों में खटकते थे। हुआ क्या, सबसे पहले उन लोगों ने जो उनको तबाह बर्बाद करना चाहते थे, उन्होंने दिफाई निज़ाम पर हमलावर हुए। 25 साल कैद मुझे हुई है, इनको तो हुआ, गिरफ्तारी हुई थी ना एक लीडर की। तो आप देखें ना, अगर आप GHQ के अंदर चले जाए, हमजा कैंप के ऊपर चले जाए, आप कोर कमांडर हाउस को आग लगा दें, ये एक दिन का वाकया नहीं है, 1.5 साल की आबियारी है। मैं तो जितने जख्म भी मुझे लग जाए ना, जितने भी, तो मैं ये नहीं चाहूंगा इस पॉपुलर सियासत के जरिए कि मैं ये पॉपुलर सियासत करूं कि वो नौजवान जो इस वक्त बलोचिस्तान में और फ्रंटियर की सरहदों के ऊपर अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, और मैं और आप यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, और मैं यहाँ बैठ के आराम से सुकून के साथ अकेला गाड़ी में जा रहा हूँ, अकेला आ रहा हूँ। तो ये नहीं मैं चाहता कि मैं पॉपुलर सियासत अपने इंस्टीट्यूशन को, किसी को भी, अदालत को, किसी को गालियाँ निकालना इसलिए शुरू कर दूँ कि आगे से जी वाह वाह मिल जाएगी मुझे, और फिर उसके नतीजे में क्या होगा, खुदा न खास्ता उन 3 मुल्कों के अंदर जो अरबपति है ना, जो इंटेलेक्चुअल थे, उनकी माँ बहन बेटी और बच्चे कैंपों में हैं और बाहर थाली निकाल के ना एक वक्त का खाना मांग रहे हैं। हमें होश के नाखुन लेने होंगे। बिल्कुल आपकी बात, हमें बदले की आग में चलना है। फौज हमारी थी, हमारी रहेगी, पाकिस्तान उनका है। फौज के खिलाफ तो मेरा ख्याल है कोई हो ही नहीं सकता। चले एक सियासी रहनुमा के मुताबिक हनीफ अब्बासी तरीके इंसाफ के चेयरमैन को इलेक्शन मुहिम में अंदर देख रहे हैं कि बाहर देख रहे हैं, अपना जो भी तजर्बा है आपका। नहीं, मेरा तो 100% जी 9 मई वाले वाकयात की रविश के नतीजे में ना जो मैं देख रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि वो कानून की गिरफ्त से बच सकेंगे, या वो लोग, एक तो बेगुनाह कोई जेल में नहीं होना चाहिए सर, एक गुनाहगार को बचना नहीं चाहिए 9 मई के वाले से। मेरा बिल्कुल स्टांस जो है ना A+ है, वरना इतने जत्थे मौजूद हैं भट्टी साहब इस मुल्क के अंदर कि वो इनसे ज़्यादा मजबूत और सख्त लोग हैं। फिर ये रविश चल पड़ी तो फिर मेरे और आपके लिए हमारे बच्चों ने इधर ही रहना। देखे ना, अगर मैंने भागना होता तो मैं 11 साल पहले भाग जाता ना, ये मुल्क भी छोड़ देता। मुझे तो इलेक्शन से पहले पता लग गया मुझे कि तो किसी ने आएगा तुम्हें उम्र कैद सजाए मौत हो जाएगी, तो मैं तो इलेक्शन लड़ता ही ना, मैं माफ़ी मांग लेता या मैं बाहर भाग जाता। नहीं, हमने इसी जगह मरना है, इसी जगह जीना है। तो हमारी जिन्होंने हिफाजत करनी है ना, हमने उनकी हिफाजत करनी है। 9 मई के वाकयात में जो जो लोग मास्टरमाइंड हैं और जो लोग वीडियो में मौजूद हैं और दफाई तनसीबात, सिविल तनसीबात के ऊपर हमलावर हैं, उनमें से एक बंदा नहीं छूटना चाहिए। वो औरत हो, बच्चा हो, मर्द हो, उनके लिए माफ़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बगैर वीडियो एविडेंस के 100% शाहिद के बगैर किसी को जेल में रखना, सियासी तौर पे जेल के लिए उठाना, मैं उसके 200% मुखालिफ हूँ। हनीफ अब्बासी साहब, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर। बड़े लंबे अरसे के बाद आपने हमें टाइम दिया, बट इट इज़ ऑलवेज। भाई साहब, नहीं भाई साहब मौजूदगी में ये देखें, ये खूबसूरत बात होती है। हाँ, 9 मई का कोई बंदा भी बेगुनाह और गुनाहगार बचना नहीं चाहिए और बेगुनाह फंसना नहीं चाहिए। बात ये सोच अगर जिस दिन हमारी हो गई ना, हम सियासी मुहालत कर देंगे। तो यही मेरा ख्याल है हमारे सियासत, मेरे ख्याल में ये इट्स अ गुड कंक्लूडिंग पॉइंट। अब्बासी साहब आते रहिए, हमें देते रहिए, एनलाइटन भी करते रहिए। इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अब साइफर का केस और उसके साथ आज एक फैसला भी आया है, उस पर बात करेंगे। ये जो कोर्ट यानी जेल में जो प्रोसीडिंग्स थी उसके हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, ने हमें ज्वाइन किया है मारूफ कानूनदान, अब तो हमें थोड़ा सा साफ़ी भी कह सकते हैं, हम उनको अपना कद बढ़ाने के लिए, जनाब फैसल चौधरी साहब ने। थैंक यू वेरी मच फैसल साहब। हजूर, ये फरमाइए कि आज ये एक फ़ैसला आया है, ये सादा ज़बान में हम इसे क्या समझें कि एक तो अदालत को तो उन्होंने कायम रखा, अब ये क्या प्रोसीडिंग्स कालअदम होंगी या इनको जारी रखा जाएगा और अब ये ओपन ट्रायल होगा जिसमें साफ़ी जा सकेंगे? इसका क्या आउटकम होगा इस वर्डिक्ट का? जनाब चौधरी साहब। कायद साहब, जिस तरह से इस वर्डिक्ट का जो आखिरी पैरा है उसमें ये बड़ा क्लियर लिखा गया है कि जो 29 अगस्त से लेके आज तक की जितनी भी जेल ट्रायल में प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो विशिएट हो गई हैं, यानी वो कालादम करार दे दी गई हैं।
और ओपन कोर्ट में ट्रायल जो है सेक्शन 352 CRPC जो है उसके मुताबिक ये होना है। और जेल ट्रायल में भी अदालत ने ये कहा है कि जो जेल ट्रायल है यानी इन कैमरा अगर होना है तो वो जब तक ओपन ट्रायल नहीं होगा की तरफ पे नहीं होगा तो वो नहीं हो सकेगा। जज को बरकरार रखा गया है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अपॉइंटमेंट है, क्योंकि वो हाई कोर्ट के आई थिंक उनके प्रोसेस से हुई थी। इसमें कैसा थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, आईनी बैकग्राउंड है इस सारे मामले का। आइन में 18वीं तरमीम के बाद एक आर्टिकल 10A इंसर्ट किया गया था और आर्टिकल 10A पाकिस्तान के शहरियों को ये हक देता है कि उनका फेयर ट्रायल हो और उनको ड्यू प्रोसेस यानी कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट दी जाए। जेल ट्रायल जो है उसमें जेल ट्रायल तो हो सकता है, कानून में एक सर्टेन कंडीशंस है होता है, लेकिन जब जेल ट्रायल हो और एक सियासी जो है वो मुलज़म सियासी कद काट का एक हामिल लीडर हो जैसे कि इमरान खान साहब हैं, तो फिर जेल ट्रायल कितना भी शफाफ हो, मेरी हमेशा से ये ओपिनियन रही है कि उसकी शफाफियत के ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा। लिहाजा जो पाकिस्तान की एक तारीख़ है, अदालती तारीख़ है, उसमें भी हमें जो है ये थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, हुकूमत को भी एहतियात करनी चाहिए कि अदालतें ओपन रखी जाएं और वहाँ पे ट्रायल किया जाए, ताकि लोगों को जो है आजकल की दुनिया में हिडन ट्रायल्स या जेल की दीवारों के पीछे जो ट्रायल जो करना है उसको कोई भी जो है वो अप्रिशिएट भी नहीं करता और उसको कोई कबूल भी नहीं करता। तो इस लिहाज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है वो आइन का आर्टिकल 10A को भी मनहूस रख के दिया है और उन्होंने जो पिछली सारी कार्रवाई कलअदम करार दी है उसका नतीजा ये होगा कि इसमें फर्द जुर्म भी दोबारा आयद करनी पड़ेगी और फिर ट्रायल जो अभी तक जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो शायद दोबारा करनी पड़ेगी। तो सब आसान लफ्ज़ों में कहूँ, आप ये कह रहे हैं कि इंसाफ को जेल में कैद नहीं होना चाहिए, इंसाफ को तो कम से कम आज़ाद रहने दो ज़ालिमों। चले आ जाते हैं, अब फर्द जुर्म भी होगी और जितने गवाह के बयानात हुए हैं, क्या केस सिफर से दोबारा शुरू होगा? इस फैसले में जो लिखा गया है उससे तो यही जाहिर होता है कि ये केस जो है वो इब्तदा से दोबारा स्टार्ट होगा और ओपन अदालत में, जिसको मीडिया भी कवर करे, जिसको वकला भी देखें, आम लोग भी देखें। असूलन तो वैसे ही होता है, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी की वजूहात होती हैं तो रिस्ट्रिक्टेड एटमॉस्फेयर तो पहले भी होता है कि आप वकला जो है उनकी टीम है उनसे नाम लेते हैं, प्रोसिक्यूशन से और डिफेंस से, वो लोग आ जाते हैं। और तो आज नवाज शरीफ साहब गए हैं तो उनके साथ तो सैकड़ों लोग थे, इससे पहले भी गए हैं। सिक्योरिटी की वजूहात सिर्फ और सिर्फ तरीके इंसाफ के चेयरमैन के लिए है कि बाकी लोगों के लिए भी है? देखिए, वो जो अथॉरिटीज़ हैं उनका ये मानना है कि वो वनरेबल हैं और सिक्योरिटी में थ्रेट्स उनको हैं। वो जब जेल के अंदर भी जो है उनकी सिक्योरिटी जो है वो बड़ी गैर मामूली उन्होंने रखी हुई है और उनकी जो मूवमेंट जेल के अंदर होती है उस पर भी काफ़ी कंसर्न होता है अथॉरिटीज़ को। और उनके ऊपर एक कातलाना हमला भी हुआ है पीछे लॉन्ग मार्च के दौरान। तो नेचुरली अथॉरिटीज़ जो हैं वो उनको सिक्योरिटी थ्रेट तो उनके ऊपर है। कातलाना हमला जिसने किया था ये भट्टी साहब, वो कौन था, वो कहाँ इस वक्त? क्योंकि जिस पर कातलाना हमला हुआ है, जिस पे 180 से 200 मुकदमा था, वो जेल में डाला। कातलाना हमला वाले को कोई सजा हुई है जिसने की थी तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर? वजीराबाद था गालबन, अगर वो है भी पाकिस्तान में। मेरा उस पता नहीं है। जो लास्ट मैंने खबर सुनी थी, मेरे ख्याल में वो तो जमानत पे रिहा हो चुके हैं। बहरहाल वो केस अलहदा है, ये केस अलहदा है। इस केस को देखिए भट्टी साहब, जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया ना, इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। अच्छा, इंसाफ का होता हुआ नज़र आना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, श्योरली। अच्छा, कुछ ऐसी बातें भी सामने आई थी कि जब जेल में ट्रायल हो रहा था तो कुछ सबूतों के बारे में वकला ये कह रहे थे कि वजाहत मांगी गई, तो कहा गया कि जी नहीं, ये तो हम वजाहत नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अ नेशनल सीक्रेट। अब इस ट्रायल की नौइयत क्या होगी जब ये ओपनली होगा? तमाम नहीं तो कुछ साफ़ी तो होंगे, और वो जो शवाहिद हैं जिनकी बुनियाद पर उन्हें बरी या कॉन्विक्ट किया जाता है, क्या वो पब्लिक डोमेन में उनको हमें उस तक रसाई होगी? अब इस ट्रायल की नौइयत क्या होगी?
देखिए काजी साहब, उस जो उनके इल्ज़ामात हैं आम ट्रायल्स में जो भी होता है उसमें तो एक्सेस होती है, पब्लिक रिकॉर्ड होता है, पब्लिक प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो मीडिया की भी रसाई होती है, और मीडिया की रसाई का मतलब है कि आम लोगों के ऊपर तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है। तो इस इंफॉर्मेशन को जो है वो लोगों से विदहोल्ड तो नहीं किया जा सकता आजकल के ज़माने में, या जो स्टैंडर्ड इस वक्त फेयर ट्रायल के पूरी दुनिया में नाफिजुल अमल है उसमें तो ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। लेकिन इसमें एक और भी जो बात जो मैंने मीडिया में रिपोर्ट हुई स्टेटेडली, उसमें तो ये था कि जो साइफ़र का जो डॉक्यूमेंट है वो भी नहीं है। वो फिर अगर साइफ़र का डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो सीक्रेट है, वो मेरा ख्याल में जब ये ट्रायल किया गया तो ये बारीकियों को जिसने भी तैयार किया शायद उनको सामने उन्होंने नहीं रखा। तो साइफ़र का ट्रायल बड़ा मुश्किल ट्रायल इसलिए है कि जो डॉक्यूमेंट आप ये कह रहे हैं कि जिसके मुंदरजात जो हैं वो पब्लिक किए गए हैं, तो वो डॉक्यूमेंट अगर रिकॉर्ड पे नहीं हो या पब्लिक एक्सेस, फिर कैसे पता चलेगा कि कौन से मंदरजात जो हैं वो पब्लिक हुए और कौन से नहीं होने चाहिए थे। तो ये चीज़ें जो हैं फिर ये कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। तो खैर ये तो अभी सब जुडिस मामला है, अदालत में है, अदालत ने फैसला इसका करना है। लेकिन जो आपने सवाल उठाया है इससे मिलते जुलते सवाल तो मीडिया में उठाए गए थे और ये काफ़ी साहिब सवाल। अच्छा चौधरी साहब, इसमें बाद आईनी माहिरीन कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने ओथ लिया होता है अगर खुदा ना खास्ता वतन अजीज के खिलाफ कोई साजिश हो तो वो उसे डी क्लासीफाई करके कर सकते हैं। बाद आईनी माहिरीन कहते हैं साइबर बनता नहीं। अब जो आज जो उन्होंने इसको गैर कानूनी करार दे दिया, क्या सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की जमानत के आसार हैं? क्या आप समझते हैं एज ए आईनी माहिर कि ये केस कमज़ोर है, ये बहुत मजबूत है? एक आपकी भी तो आईनी राय है ना। देखिए बड़ी साहब, नॉर्मली तो जो सबॉर्डिनेट लॉज हैं उसमें चाहे सीक्रेट एक्ट हो या कोई और भी हो, वो आइन तो उस पर प्रिवेल करता है। यानी एक अगर कोई हुक्म या आइन के ताबे हो और कोई दूसरी हुक्म सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन सानवी कानून साजी के तहत हो तो उस पर प्रिवेल तो आइन ही करेगा। देखिए अब ज़मानत होगी या नहीं होगी वो तो कल सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स होगी तो उस वही पता चलेगा। लेकिन बट साहब मेरी जो जनरल ओपिनियन ये है या मैं ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट से अगर ज़मानत जो है लोगों को नहीं मिलेगी तो फिर कहाँ से मिलेगी? दुनिया भर में ज़मानत को एज ए राइट जो है वो दे दिया जाता है। हमारे यहाँ पे ज़मानत का जो कानून है वो मुखासमत या मुखालफत को बरोए कार ला के जो है उसके मिसयूज़ किया जाता है। और शायद खान साहब पहले लीडर नहीं हैं जिनके खिलाफ ये केस जो है या ज़मानत ये कानून इस तरह इस्तेमाल किया। जो पीछे लीडरान गुजरे हैं उनके ऊपर भी ये मामलात को इस तरह से किया गया। तो इसको सुप्रीम कोर्ट कल देखेगी। मेरी जनरल ओपिनियन में सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत जो है वो मिलनी चाहिए ताकि, और वो उसका सुप्रीम कोर्ट के इदारे का भी तकाजा, मनसब का भी तकाजा ये है कि अगर वहाँ से ज़मानत नहीं मिलेगी तो फिर कहाँ से मिलेगी। फैसल चौधरी साहब आप हमारे साथ ही रहिए, एक छोटा सा ब्रेक है। हम अभी बड़े पॉइंट्स हैं जिन पे आप बात करें। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, हमारी गुफ्तगू जारी है। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ हैं। मगर बड़ी साहब मैं एक खबर आपसे ले लूँ, कल भी कुछ आपने जिक्र किया था, बड़ा कोई आपने नाम लिया था अजीब सा, तो वो खबर मुझे दें फिर मैं फैसल साहब की तरफ जाता हूँ। सब शहीद अरशद शरीफ थे, वो एक शख्स को पप्पू कहते थे, वो लंदन में होते हैं। वो तरीके इंसाफ के दौर में आए और एक बड़े अहम ओहदे पर फायज हो गए। पप्पू के 90% मामला तय हो चुके हैं, 80% मामला तय हो चुके हैं पप्पू के, जो ये सब शर्मा रहे हैं। और कल एक इंटरव्यू हुआ, उस पर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि बहनें बेटियां सबकी एक जैसी हैं। उस इंटरव्यू की वजह से पप्पू की अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ दिन के लिए रुक गई है और पप्पू ने इसमें बहुत अच्छा वो भी आके कह रहे हैं जो जिस तरीके से मानिका साहब ने इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो देखिए पप्पू का फरा साहब से पहले बहुत अच्छे मरासम थे, फैसल चौधरी सब जानते हैं, अब नहीं मानेंगे, चले मजबूरी है उनकी। और फिर बाद में उनके फरा से कुछ मामला ख़राब हो गए। पप्पू अब पिछले 3 माह से माफ़ी तलाफ़ी की कोशिश कर रहा था और तकरीबन 80% हो गई थी। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आनी थी वो कुछ दिन डिले हो गई है, मगर आएगी। हाँ, पप्पू के मामले 90% तय हो गया है। पप्पू का एक दोस्त कमिश्नर था जो रिंग रोड पे गालबन 3 महीने अंदर भी रहा, आज फिर वो बस बाकी खैर है। पप्पू बड़ा तेज है, 1-2 सहाफ़ियों पे भी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बहरहाल जब आप चौधरी साहब हुक्मरानी में आते हैं तो पप्पुओं से बचना चाहिए,
फिर जब उनके तो खैर मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक सवाल और जो रह गया, तशना रह गया था, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस जो है इसको भी चैलेंज किया गया है, तो क्या इसका भी कोई इम्कान मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट ही इस केस को उड़ा दे, ये जो साइफर वाला है? उसमें गालिबन शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी बेल फाइल की है, उससे अलावा तो मेरे ख्याल में कोई चैलेंज नहीं किया गया है। बेल पिटीशन क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, तो उसके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपीलें फाइल की गई हैं और बेल वहाँ से सीख की गई है। अभी साइफर का केस जो है जी वो तो नीचे ही चैलेंज किया हो गया। अच्छा, पहले इसमें होगा, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे आप, और फिर कहीं सुप्रीम कोर्ट की बारी आएगी, ये कह रहे हैं आप? नहीं सर, मैं तो इसमें कोई टीम का हिस्सा नहीं हूँ, ना मैं ये केस कर रहा हूँ। मैं तो जनाब के हुक्म के ताबे आके बैठ गया हूँ। नहीं चौधरी साहब, आप एक आईनी माहिर हैं और फैसल चौधरी साहब, और आपने कहा हमारा केस। चौधरी साहब, गुजारिश है, मज़ाहिर अली नकवी साहब का एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस चल रहा है, एक और साहब का था वो क्लियर हो गया। क्या जो अवाम तासुर था कि कोई ग्रुप बंदी है कहीं, क्या आप ये देख रहे हैं ग्रुप बंदी अब भी है? हम अदारों का नाम नहीं लेते क्योंकि आप जैसे आईनी माहिर से ही हमें ऐसे मौके पर रहनुमाई लेनी पड़ती है। नहीं, ग्रुप बंदी का तासुर जो है वो पहले तो एग्जिस्ट तो करता है, और ये बहुत सारे जो वकला हैं उन्होंने ये बात की है कि ग्रुप बंदी है और जजेस की आपस में जो मामलात हैं वो दुरुस्त ना होने की वजह से हमारे इदारे यानी सुप्रीम कोर्ट को नुकसान तो पहुंचा भी है और पहुंचना जगह भी। बाकी जहां तक सुप्रीम जुडिशल की कार्रवाई है, क्योंकि वो इन कैमरा कार्रवाई है, हमें उसकी तफसीलात नहीं मालूम है कि उसमें क्या बात है। जो जितनी इंफॉर्मेशन बाहर निकाली जाती है सिर्फ वही हमारे तक पहुंचती है भट्टी साहब, आप तक और हमारे तक। उसके ऊपर तबसरा करना जो है वो भी अपना सब जुडिस मैटर है। तो एक आईनी आला तरीन इदारा है वो इसको देख रहा है। उम्मीद ये करनी चाहिए कि जिस तरह से इंसाफ की तवक्को कानून के मुताबिक काम करने की तवक्को अदालतों से की जाती है, तो क्योंकि ये ट्रायल बाय पीयर्स होता है या प्रोसीडिंग्स बाय पीयर्स होती हैं, तो साथी जजेस जो हैं अपने जज साहबान का जो बुनियादी हकूक़ हैं उनका हर सूरत पर ख्याल रखेंगे भी, रखते भी हैं। मुझे उम्मीद वासिक है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो भी कार्रवाई होगी वो आइन और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक होगी। गोया अच्छा चलें, ये तो ज़ाहिर है हमारी तवक्को भी और इंशाल्लाह ऐसे होगा भी, लेकिन ये जो एक तसर इन दिनों में पुख्ता हुआ है और ख़ासकर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको बड़ी हाइप दी है, बेंच फिक्सिंग के नारे लगे, वहाँ जाके नारे लगाए गए, सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे दफ़ा 144 लगी हुई थी, मगर इस तरह से इंटिमिडेट करना। इससे पहले एक और बहुत बुरा वाक़या हुआ था सुप्रीम कोर्ट पर हमले का, उसको भी कई लोग यहाँ आके उसको जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो हाउ डू यू लुक एट दीज डेवलपमेंट्स, और इसका अल्टीमेट एंड क्या नज़र आता है आपको फैसल चौधरी साहब, एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न और एज अ लॉ एक्सपर्ट? ऐसा उस वक़्त की जो PDM की हुकूमत थी उन्होंने अदालतों के ऊपर चढ़ाई तो की थी, और इंतहाई नाजेबा गुफ्तगू, इंतहाई एक मैं समझता हूँ कि इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू और रवायत से हट के गुफ्तगू जो आज आइन और कानून के मुहाफ़िज़ बन रहे हैं, रखवाले बन रहे हैं, इसमें तमाम पार्टियों के लोग जो PDM हुकूमत में शामिल थे वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे और आइनी इदारे के ऊपर चढ़ाई तो की गई। लेकिन इसको आप ये कहें कि उस वक़्त के जो जजेस हैं या खैर उस वक़्त के चीफ साहब हैं, उनका उसमें लेना देना नहीं था, और उन्होंने जो गैर ज़रूरी रिस्ट्रेंट बरता जिसकी वजह से इदारे का नुकसान हुआ। मैं समझता हूँ कि जब आप चीफ जस्टिस होते हैं या जज होते हैं या किसी भी इदारे के साथ आप मुंसलिक होते हैं, तो फिर इदारे की तहफ़्फ़ुज़ और उनकी इज़्ज़त और नामूस की तहफ़्फ़ुज़ भी आपकी ज़िम्मेदारी होती है। अगर आप उसमें फ़ेल हो जाएं, उसको ना कर सकें, तो फिर इदारे कमज़ोर होते हैं। तो ये एक बात अब किसी को पसंद आए या ना आए, ये बात ज़रूर है कि अदालतें जो हैं बतौर इदारा कमज़ोर हुई हैं और उनके जजेस जो हैं वो अवाम का तहफ़्फ़ुज़ इस तरह से नहीं कर पा रहे। आपने बहुत खूबसूरत बात की। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो अल्लाह की अदालत है, अगर वहाँ भी कुछ खदशात होंगे तो शायद ये नहीं होने चाहिए।
हम आ जाते हैं साइफर केस जिसे आज उन्होंने गैर कानूनी करार दिया है। अब इसमें मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है? अब ये दोबारा तमाम केस को, ट्रायल को दोबारा सुना जाएगा, गवाहान आएंगे, आप क्या समझते हैं कितना टाइम मजीद लग सकता है अब अगर ओपन कोर्ट में होता है तो? देखिए सर, अगस्त से लेके जो है वो तकरीबन 4 महीने तो हो गए हैं इस चीज़ को, तो अब अगर ज़ीरो पे जाएंगे तो 4 महीने तो लगेंगे दोबारा इस स्टेज पे आने पे। और अभी वो आई थिंक ट्रायल तो कंक्लूड नहीं हुआ था, अभी तो कुछ गवाहान की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई थी, वो दोबारा करनी पड़ेंगी। तो आप समझिए कि 3-4 महीने तो फिर लग ही जाएंगे इसमें भी। और अगर नॉर्मल स्पीड से या जिस स्पीड से ये ट्रायल चलाया जा रहा है डे टू डे, वो तो फिर तो एक अलग बात है। लेकिन डे टू डे करेंगे तो मेरे ख्याल में वो भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस हैं, इतने ज़्यादा ट्रायल्स हैं। अच्छा जैसा तो वक्त कम है तो मैं एक और भी आपसे बात पूछ लूँ कि आप कहते हैं कि ला कानून यानी इंसाफ होता नज़र आना चाहिए, और बाज़ सूरतों में बर्क रफ्तारी से इंसाफ होता हमें नज़र आ रहा है। आपको क्या नज़र आता है जो मियाँ साहब की जो पेटिशंस हैं, उनके जो कन्विक्शंस हैं, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि आज बड़े बरम थे कि जनाब इतना जल्दी नहीं होगा, तो क्या ख्याल है आपका? ये भी बर्क रफ्तारी से कम एक हिस्से में तो खूब पॉजिटिव बात है, तेज़ी से यहाँ इंसाफ होता नज़र आ रहा है आपको मियाँ साहब के साथ? काजी साहब, दो हम मुहावरे इस्तेमाल करते हैं अपनी कानूनी इस्तिलाहात में। एक हम ये कहते हैं कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, यानी अगर इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर हो तो इसका मतलब है कि इंसाफ की फराहमी की नफ़ी हुई है। दूसरा मुहावरा हम इस्तेमाल करते हैं कि जस्टिस इन रश इज़ जस्टिस इज़ क्रश्ड, यानी अगर आप गैर ज़रूरी बर्क रफ्तारी से फ़ैसले करेंगे तो इसका मतलब है कि इंसाफ को कुचला जा रहा है। तो दोनों सूरतों का मतलब एक ही है कि मयाना रवि के साथ, मोतदल तरीके के साथ जो है ये ट्रायल्स हों, ड्यू प्रोसेस मुकम्मल हो, जो मुल्ज़म होता है वो ब्लू आइड बॉय होता है लॉ का, क्योंकि उसको उसके खिलाफ इल्ज़ामात होते हैं या उसको सज़ा देनी होती है, लिहाजा उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो अदालत ज़्यादा। साहब, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। आप बड़े मॉडरेट हकीक मसाइल पे, आपको बहुत शुक्रिया आपका। मगर एक बात ज़रूर मैं इसमें कहूँगा कि यहाँ तो मामला ही और है, यहाँ तो पार्टी पहले बता देती है कि फलां दिन केस लगना है। नहीं, ये तो अदालत को नोटिस लेना चाहिए कि इसके तरह कंजेक्चर और क्यास क्यों किए जाते हैं, और उजले हमारी अदलिया के उजले दामन पे को हमेशा इस तरह क्यों कहा जाता है कि जी वो फलां जज लग जाएंगे तो एंज हो जाएगा, तो एंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा। इसका कोई डिस्करेज होना चाहिए। कहीं 184(3) का यहाँ भी इस्तेमाल हो सके तो शायद हालात बेहतर हो। हम तो सजेस्ट कर सकते हैं, मामूली लोग हैं, हमारी राय गलत भी हो सकती है। इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।